अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से ज्वाइन किया है अमित रैना साहब ने, जिनको हम टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में आजकल क्या सूरत हाल है और किस तरह से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। क्या वाकई अभी भी इतनी ही फौज लगा रखी है जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है। साथ साथ हमारे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कश्मीर का खास तौर पे जिक्र किया और कहा कि फेक इनकाउंटर्स किए जाते हैं और उसके बाद सारी बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दी जाती है। कहाँ तक ठीक है, जाहिर है मुझे पता है पहले ही कि वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो इस बात को किस तरह से लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस फॉर व्हाट हैज हैपेंड एट मोरी। बड़ी सैड न्यूज़ है। आई होप people are rescued as soon as possible. Let's hope and pray. होपफुली सर, थैंक यू जी। पूछिए क्या पूछना जी चाहती सर, हैं सबसे आप? पहले सर मैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग की तरफ ही चलूंगी। उन्होंने कश्मीर की बात की और उन्होंने कहा फेक इनकाउंटर्स की बात की और इस किस्म की चीज़ लेकर आगे बढ़े हैं कि जिससे ये बताया गया है कि जी कश्मीर में बहुत गड़बड़ चल रही है, लोगों को बहुत मारा जा रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है भारत की तरफ से, लेकिन बात आप लोग सारी की सारी पाकिस्तान के ऊपर रख देते हैं। तो सर ये कब तक इस तरह से चलेगा कि कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी वहां से कुछ कहा जा रहा है, और कहाँ तक आप जो है इस चीज को डिफेंड करेंगे कि जो उन्होंने कहा डीजी आईएसपीआर ने? देखिए, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो जाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान आर्मी, जो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए कश्मीर कितना ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि शुरुआत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कश्मीर से हुई और तकरीबन 8-9 मिनट उन्होंने कश्मीर पे दिए और काफ़ी बातें कही उन्होंने। अगर मैं उन बातों को डिवाइड करूं, 10 मोटे पॉइंट्स थे। एक थे एलओसी सीज फायर और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, दूसरी थी डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर, फिर उन्होंने कहा जी जो कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है वो दहशतगर्दी नहीं, इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो किलिंग हो रही है उसको लेकर बात करी। पॉलिटिकल पार्टीज कहा जी वो भी कह रहे हैं कि आज़ादी चाहिए या इनोसेंट किलिंग हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स आई हैं 2019 के बाद कश्मीर के लोगों का हालत बद से बदतर हो गई है। फिर उन्होंने रसल ट्राइब्यूनल की बात करी, एमनेस्टी रिपोर्ट की बात की और आखिर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फेवरेट झूठ है या एक नारा है विच इज यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑफ 1948, उसकी बात करी। देखिए, पहली बात से शुरू करता हूँ, मतलब एक मिनट लेंगे सब पे। पहली जरूर बात सर। शुरू करते हैं एलओसी सीज फायर की। अगर बात करें, एलओसी सीज फायर फरवरी 2021 में हुआ। मेरे हिसाब से भारत ने ये गलत किया, हालांकि देयर वाज इनफ इंटरनेशनल प्रेशर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एज वेल एज अमेरिका। खासकर अफगानिस्तान में जो विड्रॉल्स हो रहे थे उसको लेकर पाकिस्तान ने कंडीशंस रखी थी, बोला हमें पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर पे हमें अगर हम आर्मी नहीं डिप्लॉय कर सकते, फॉर ट्रूप मूवमेंट यूएस का स्मूथ नहीं हो सकता, ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगा अगर हमें नहीं दिया जाएगा। अल्टीमेटली हुआ वही जिसका सबको डर था। पाकिस्तान बैक ट्रैक्ट ऑन दिस कमिटमेंट, तालिबान टुक ओवर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आज की अगर आप देखेंगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है दिसंबर की, तकरीबन 250 आतंकवादी इस समय भी एलओसी के ऊपर तैयार हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए हिंदुस्तान में। और ये सब इस कारण हो पाया कि आपने सीज फायर करा, जो पाकिस्तान सीज फायर वायलेट करता जा रहा है। अगर आप इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और आप शेलिंग करते हैं इनको कवर करने के लिए, शेलिंग तो नहीं कहूँगा, फायरिंग करते हैं इनको कवर करने के लिए, तो आप इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और सीज फायर वायलेशन भी कर रहे हैं। और ये 3 सेक्टर में खासकर इस समय हो रही है, नौशेरा में हो रही है और राजौरी सेक्टर में हो रही है। और ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये इनका कहना कि सीज फायर से जो लोग हैं वो बच गए हैं, बट सीज फायर से पाकिस्तान ने एडवांटेज लिया इन्फिल्ट्रेशन करने का। अभी मिस्टर मलिक, जो पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर मारे गए इन्फिल्ट्रेशन करते हुए बैठ के जो थे, उनको आई कार्ड के साथ जब बॉडी इंडियन ने देखी और आई कार्ड पाया उनका, और हमने पाकिस्तान आर्मी को कहा कि आप बॉडीज वापस ले लीजिए, बट जो कारगिल में हुआ वही आज भी हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी और स्टेट अपने ही जवानों की, अपनी सोल्जर्स की बॉडी नहीं लेती, तो सैड है। दूसरी बात उन्होंने करी डिफेंस एक्सपेंडिचर की।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बात है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आर्म्स और आर्ममेंट खरीद रहा है, खित्ते में जो है इससे वेपन्स की ये शुरू हो रही है। हम बात करते हैं खित्ते की, खित्ते में तकरीबन 5 मुल्क हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है और श्रीलंका है। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी रेशियो टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और ये मेरे फिगर्स नहीं है, गूगल करेंगे सारी दुनिया को मिल जाएंगे ये फिगर्स, ये रिलायबल सोर्सेज के फिगर हैं, आपको हर स्टडीज में मिल जाएंगे, मोटा मोटा सेम ही होंगी, 0.12% का ऊपर नीचे वेरिएशन होगा। श्रीलंका स्पेंड्स 2.5%, बांग्लादेश जो एरिया में आपसे बड़ा है, जीडीपी में आपसे बड़ा है, अर्लियर वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, was part of your spends 1.3%। ये बात एक नोट करने वाली बात है कि बांग्लादेश is surrounded totally by India, their every border is with India, और किसी देश के साथ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान ने घेर रखा उस मुल्क को, और उसके बाद भी उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर 1.3% है। चीन जो पाकिस्तान का मास्टर है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को फंड करता है, उसका 1.7 है। हिंदुस्तान जिसको पाकिस्तान DGIS पर कह रहे हैं कि आर्म्स की खोड़ लगा रखी है, उसका है 2.15%। पाकिस्तान का स्पेंड है 4.02%। तो इस पूरे खित्ते में किसी देश को ये नहीं लगता है कि हिंदुस्तान खतरा है, सिर्फ पाकिस्तान को लगता है और पाकिस्तान की आर्मी को लगता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का वजूद ही इस पे है कि हिंदुस्तान का डर बना के रखे, तो दे कीप ऑन शोइंग दिस फिगर्स। मैं आई विल काउंटर एवरी पॉइंट ऑफ DGIS पर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिर उन्होंने बात करी जो कश्मीर में चल रहा है वो फ्रीडम मूवमेंट, इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है, आतंकवाद नहीं है। अगर ये आतंकवाद नहीं है, इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है, तो इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल में कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को उनकी जाति का सहार नहीं किया जाता, उनकी नस्ल कुशी नहीं करी जाती, उनको नहीं मारा जाता कि इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे। उनसे नहीं कहा जाता कि हिंदुओं अपनी औरतों को यहाँ छोड़ दो और तुम चले जाओ। अगर ये नस्ल कशी नहीं है, इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है, तो सिखों को नहीं मारा जाता, कश्मीर के सिख हैं उनको नहीं मारा जाता। अगर ये इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है तो वहां नारे नहीं लगता पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल होती तो ये नारे नहीं लगते कि यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। अगर ये इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल होती तो ये नहीं कहा जाता कि मजहब का परचम लहराएगा, रूस ने बाजी हारी है, अब हिंद की बारी है। तो ये जिहाद है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहाद है, कहीं ना कहीं गजवाए हिंद का फर्स्ट प्लान है। अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं बिल्कुल मानूंगा कि कश्मीर के कुछ संगठन बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, एंड क्योंकि वो कट्टरपंथी हैं, खासकर जमात इस्लामी अहले हदीस, वो पाकिस्तान का साथ देते हैं और इसे जिहाद में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी एंगल से एक इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल नहीं। अगर इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल होता तो कश्मीर में कश्मीर के झंडे उठते, जो कश्मीर का अर्स्टवाइल फ्लैग था लाल रंग का, इसमें हल था, वो उठते, नहीं उठते हैं। वहां पे अगर बात होती है तो पाकिस्तान की होती है, या पाकिस्तान में जो बैठे आतंकवादी है। सपोर्ट कौन कर रहा है इस मूवमेंट को? ISI, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, सब पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं, और आप इसे करें इंडिजिनस मूवमेंट है। उसके बाद करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग की बात। आपको मालूम है कि अभी तक तकरीबन 28 पाकिस्तानी नेशनल्स मारे जा चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से इस साल, 2021 की बात कर रहा हूं, जो आतंकवादी बनकर आए थे। और तकरीबन 30 कश्मीरी जिसमें टारगेटेड किलिंग्स है माइनॉरिटीज की, हिंदुओं की, सिखों की, वो हुई है। तकरीबन 40 पुलिस वाले मारे हैं, कश्मीरी पुलिस वाले आतंकवादियों ने। 2000 कश्मीरी पुलिस वाले अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 30 साल में, और तकरीबन 20,000 लोग, 20,000 कश्मीरी पाकिस्तान फंडेड, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों से अपनी जान गंवा चुके हैं। हर टेरर अटैक के पीछे, चाहे वो पुलवामा में हुआ हो, चाहे वो कुलगाम में होता हो, चाहे वो बारामुल्ला में होता हो, चाहे वो श्रीनगर में होता हो, उसके पीछे इमीडिएट क्लेम आता है जैश ए मोहम्मद का, लश्कर तैयबा का, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का। और आप कह रहे हैं जी इंडिजिनस मूवमेंट है, आप कह रहे हैं जी सिक्योरिटी फोर्सेस मार रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जाती नहीं करती होंगी। इट इज अ ट्रबल स्टेट एंड वी बोथ शेयर द सेम लीनिएज ऑफ ब्रिटिश, बट हमारी फोर्सेस बड़ी प्रोफेशनल है। अगर कहीं ना कहीं कुछ ज्यादती होती है, हमारे यहाँ एक्शन होता है। आई नो मेनी पुलिसमैन जो आज जेल में, और बड़े अधिकारी, ऐसा नहीं कि कांस्टेबल, हवलदार, SSP, DIG जो आज जेल में है, DSP जो आज जेल में है,
क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ज्यादती करी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सटॉर्शन किया था, फेक एनकाउंटर्स करे थे, और यही आर्मी वालों के साथ भी, बिकॉज वी आर अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप। हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं करा जाता, हमारे यहाँ जुडिशरी इंटरवीन करती है, और जब इंटरवीन करती है तो सजाएं होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कहा जी, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कह रही है कश्मीर में इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है, इनोसेंटों को मारा जा रहा है, मगर डीजीएस पर ये बताना भूल जाता है कि जो इनोसेंट फ्रीडम स्ट्रगल आप कह रहे हो रही है या इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है, या आप ये क्यों नहीं बताते कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ये भी स्वेयर करती हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो ये भी कहती हैं कि एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया इज इररिवोकेबल। ये बात डीजीएस पर नहीं करती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये डीजीएस स्तर के फेक बात है। लेकिन अब कहते हैं जी नो, हाँ जी सर एक सेकंड में लूंगी। लेकिन सर एक ऐसी कंट्री जो आपके मुकाबले में छोटी कंट्री कहूंगी, जाहिर है एरिया के हिसाब से, फौज हमारे यहाँ कम है, आपकी ज्यादा फौज है, जाहिर है पॉपुलेशन हर लिहाज से, आप हर चीज का इल्जाम अगर सिर्फ पाकिस्तान को देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी भी कमजोरी होगी आप लोगों क्या, जिसको आप शायद नहीं देख पा रहे या देखना नहीं चाहते, इसलिए कि हर चीज पाकिस्तान पर डालिए। ये मैं बचपन से देख रही हूँ कि जो पाकिस्तान में कुछ होता है कह देते हैं जी भारत ने किया, भारत में कुछ होता है कह देते हैं पाकिस्तान ने किया। लेकिन हम अपने यहाँ जो गलती हम खुद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनी होती है, चाहे आपके यहाँ कश्मीर की सूरत हाल है जो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि सर 100% इसमें पाकिस्तान का हाथ हो। हाँ, पाकिस्तान सपोर्ट जरूर करता रहा है कि अगर वहां पे लोग जो है परेशान है या कुछ है तो वो तो हमें वैसे ही हर किसी का जो है ना वो चाचा मामा बनने का शौक है तो हम बने। लेकिन फिर भी सर आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी फौज आपकी वहां मौजूद है, वो इस तरह के लोगों को क्यों रोक नहीं पा रही? फेक इनकाउंटर्स की उन्होंने बात की, और चले सही भी अगर हुआ फेक ना भी हुआ तो इन लोग इस तरह के लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनको आपकी फौज किस लिए है वहां पे क्यों रोक नहीं पा रही? और अंदर से भी हम आपके चैनल्स पे भी देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी कई वहां के लीडर्स जो हैं कश्मीर के, आपकी साइड जम्मू कश्मीर के, वो भी कई बार नाराज हैं जो गवर्नमेंट है मोदी जी की या जो भी वहां पर हो रहा है उससे। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम अंदर भी होगा। नहीं देखिए प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड वी कम विद अ हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ प्रॉब्लम्स आज़ादी के बाद, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें पॉवर्टी है, हालांकि जम्मू कश्मीर में पॉवर्टी इशू नहीं है, उसमें पॉवर्टी है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें आप बात कर लीजिए इलेक्टोरल इम्बैलेंसेस की आप। मगर हमारी जो कमजोरी रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी कमजोरियां रही हैं, हमारी कमजोरियां रही हैं। देखिए ये इलेक्ट्रल जो है आज बात करी जाती है कि कश्मीर में 89 में क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई उसको लेकर वायलेंस हुई है, तो धांधली भी अगर किसी ने करी स्टेट इलेक्शन को लेकर, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कश्मीरी खुद नेता हैं, अगर वो धांधली करते हैं तो आप हिंदुस्तान पे उसका ठेका नहीं ठोक सकते। दूसरी, और धांधली हिंदुस्तान में पाकिस्तान में बहुत जगह होती थी इलेक्शन में। खैर आज इंडियन इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर स्ट्रॉन्गर है, आज ये सवाल नहीं उठते हैं, मगर उस समय होती थी, बिहार में भी होती थी, उत्तर प्रदेश में भी होती थी, मगर आतंकवाद का रूप नहीं लेती थी। तो हमारी ये कमजोरी थी कि हमने पाकिस्तान को उन इश्यूज को एक्सप्लॉइट करने का मौका दिया। दूसरी हमारी गलती थी कि जो 48 में हम यूनाइटेड नेशंस चले गए और हमने अनफॉर्चुनेटली वो सीज, हमने उम्मीद किया था कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को वेकेट करने को, उन्होंने सीज फायर करा दिया। तो एक पोर्शन आज भी पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान को आज भी लगता है कि अनफिनिश्ड एजेंडा है ऑफ पार्टीशन। देखिए ये आप बात समझिए, मैं इसलिए बांग्लादेश का एग्जांपल दे रहा था, ईस्ट पाकिस्तान जिसे आप पहले कहते थे, हर साइड से इंडिया से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को कहीं पे भी नहीं लगता कि देयर इज अ थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। 4 जंग हुए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, चारों के चारों पाकिस्तान ने शुरू किए, हिंदुस्तान ने कोई नहीं शुरू करी। उसके बाद भी पाकिस्तान को लगता है कि देयर इज अ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस। हमने हाजी पीर, हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरियाज लेकर वापस करे हैं, उसके बाद भी आपको थ्रेट लगता है। देखिए कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये सच है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिहाद चाहते हैं, उसमें एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आईएसआई स्टाइल एमिरेट चाहते हैं। तो उन एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना, अलाउ करना हमारी गलती है। और बॉर्डर काफी बड़ा पोरस था, पहले
मूवमेंट बड़ी इजी थी। अब तो फेंसिंग शुरू हुई है, पहले पोरस बहुत ज्यादा था, इन्फिल्ट्रेशन इजी थी। ऐसा टेरेन है जहाँ पे कई जगह फेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा टेरेन है जहाँ पे कई जगह पे -30 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर। ये पॉसिबल नहीं है, पेट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। कारगिल हम जान चुके हैं, इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमने और पाकिस्तान एडमिट करा था कि विंटर्स में नीचे आ जाएंगे। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू survive there during winters, but Pakistan tried to act smart, and now unfortunately both the forces suffer in winters by being there. तो है, बिल्कुल हमारी गलतीज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन गलतीज को एक्सप्लॉइट पाकिस्तान कर रहा है। और ये कश्मीरियों का बनता है हमदर्द, और कश्मीरियों का हमदर्द नहीं है। और मैं एज वी मूव टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करेंगे, तो आप पहचानेंगे कि जो पाकिस्तान कश्मीरियों का हमदर्द बनता है वो है नहीं हमदर्द। बात आप कर रही थी कि टेरर सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं है। हर टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे लश्कर तोयबा हो। और इनके जो सरगना हैं, जो इनके मास्टर्स हैं, उनको हमने बैन नहीं किया, उनको हमने प्रोस्क्राइब नहीं किया है। दे हैव बीन प्रोस्क्राइब्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर देयर टेरर एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हमने तो नहीं किया, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने करा, जिसमें 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जिसमें आपका चाइना उसका वीटो पावर के साथ है। उसके बाद भी अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बैन होती है, पाकिस्तान FATF लिस्ट में आता है, FATF लिस्ट में हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी FATF लिस्ट में आता है, तो पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हम टेरर में इन्वॉल्व नहीं है। आप ग्रे से ब्लैक लिस्ट में आने के कगार में है, पिछले 3 साल से आप ग्रे लिस्ट में है। हर आतंकवादी सरगना आपके यहाँ से आता है, हर आतंकवाद का एक्ट जो कहीं भी दुनिया में होता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन निकलता है, या वो 26/11 रहा हो, लंदन बॉम्बिंग रहा हो, पेरिस बॉम्बिंग रहा हो, चाहे ब्रसेल्स बॉम्बिंग रहा हो। तो ये कहना कि हमारा टेरर से कोई सपोर्ट नहीं है, ये आई थिंक इट्स अ फेक स्टेटमेंट व्हिच DGF इज मेकिंग। इवन जनरल मुशर्रफ एडमिटेड ड्यूरिंग हिज टेनर की इन्फिल्ट्रेशन हैपेंस, और देयर वाज अ पीरियड जब इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई थी, क्योंकि ही हैड कमिटेड ग्लोबली एंड ही कमिटेड टू इंडिया कि मैं इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने दूंगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन जनरल मुशर्रफ जो उस समय राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, सत्तर थे, अगर वो मानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, पाकिस्तान से लोग जा रहे थे, तो कैसे टेरर सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान के? इट इज अ ब्लेटेंट लाई। एंड we know about fake currency being printed in Pakistan. We know how hawala money gets in. उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट कही कि जी 2019 के बाद कश्मीरियों में की हालत बहुत खराब हो गई है, बद से बदतर हो गई, काफी रिपोर्ट्स आई हैं उसको लेकर, मगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं बताई कौन सी थी। कन्वेंटली ही फॉरगॉट टू टेल अस व्हिच रिपोर्ट ही इज रेफरिंग टू। उसके बाद उन्होंने रसेल ट्राइब्यूनल की बात करी, कहा रसेल ट्राइब्यूनल में की जो रिपोर्ट है उसमें बात हुई है और उसमें भी हिंदुस्तान की काफी आलोचना हुई है। रसेल ट्राइब्यूनल के कुछ लोगों का मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक है ओमर सुलेमान, जो उसमें जज थे, well known काफिर हेटर है। he hates Jews, he hates Hindus, publicly he has statements, he supports publicly he supports terror organization Muslim Brotherhood, he supports global intifada, he supports revolt against states which are non-Islamic globally. उसके बाद आते हैं जोनाथन ब्राउन। जोनाथन ब्राउन इज अ मुस्लिम स्कॉलर, नाम पे मत जाइए, ही इज अगेन अ मुस्लिम स्कॉलर, हेंसन बेस्ड है। ब्राउन ओपनली सपोर्ट करते हैं स्लेवरी को, रेप को और सेक्स स्लेव्स को। एंड आई कोट कर रहा हूं मैं, आई डोंट थिंक इट इज मॉरली एबल टू ओन समबॉडी, अनकोट। फिर वो कहते हैं कोट, फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग हिस्ट्री, ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट thought of consent as an essential feature of moral correct sexual activity, unquote. मुस्लिम स्कॉलर्स लाइक आयशा चौधरी और सदाब जाफर जो प्रिंसटन से हैं, उन्होंने भी कहा कि प्रेजेंटेशन में बड़े इश्यूज हैं, ये बड़ी डिस्टर्बिंग प्रेजेंटेशन है जो स्लेवरी को, सेक्स स्लेव्स को, रेप को। अब ऐसे लोग अगर रसेल फाउंडेशन की रिपोर्ट बनाते हैं तो मुझे उनसे ज्यादा कुछ उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, ना दुनिया को रखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बात करी एमनेस्टी इंटरनेशनल की। 2016 की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, काफी बड़ी रिपोर्ट है वो, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान के इश्यूज हैं डेथ पेनल्टी को लेकर, ब्लास्फेमी लॉज को लेकर, ग्रोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ह्यूमन राइट वायलेशंस है, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, जिसमें खासकर बलूचिस्तान की बात करते हैं, पॉलिटिकल वायलेंस की है, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज है, lack of plan to counter terrorist activities, state support to terrorism.
ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसको DGISFR आज कोट कर रहे थे कश्मीर को लेकर, और इसको लेकर पाकिस्तान सरकार ने क्रेडिबिलिटी सवाल उठाया एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर। और आज DCISFR जब कन्वीनियंट होता है तो उन्हीं की रिपोर्ट आज कोट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके फायदे के लिए और क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट कहीं ना कहीं है। तो ये कन्वीनियंस है ऑफ चूजिंग सिलेक्टिव। जब मुझे पसंद है तो क्वेश्चनेबल है ऑर्गेनाइजेशन, जब मुझे सपोर्ट आती है तो। अब बात करते हैं यूएन रेजोल्यूशन की। ये मुझे लगता है हिंदुस्तान से ज्यादा और पाकिस्तानियों को सवाल पूछना चाहिए कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान की सरकार से भी कहता हूं कि खुद भी कहता हूं कि इट इज टाइम टू कॉल पाकिस्तान ब्लफ, सेइंग वी आर रेडी टू डू द प्लेबिसाइड बट ऑल कंडीशंस हैव टू बी मेट। एक तो ये सरप्राइजिंग है। नहीं सर, ये हो जाना सर, नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हो जाना चाहिए। लेकिन जो आप एक सेकंड आपको रोकूंगी कि आप जो FATF की बात कर रहे हैं तो वो कोई सिर्फ टेरर फंडिंग की बात नहीं है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी कई चीजें। और टेरर फंडिंग और सर नहीं सर, वो वैसे भी हमारे यहाँ से वैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हमारे पॉलिटिशियन भी पैसा यहाँ से वहां करते हैं, तो वो कोई टेरर फंडिंग तो नहीं कहलाएगी। लेकिन सर साथ money laundering happens across the globe. Money laundering being used as hawala to fund terror is what is concern of FATF. Money laundering नवाज शरीफ ने कर ली, कितने लोग कर लेते हैं। मतलब I am very sure Indian money laundering would be much higher than Pakistan money laundering. But ये money laundering to support terrorism is what is worrying. Money laundering to save taxes is separate thing. Money laundering to support terror activity is what is worrying FATF. लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से कमजोरी रही है कि जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे जो इधर से उधर जाते हैं, जिसमें हाफिज सईद के लोग हैं और कईयों ने आके सामने भी कहा कि हाँ जी हम भेज रहे हैं, जिहादी भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान ने टाइम रहते नहीं रोका, बल्कि जैसे आपने मुशर्रफ का नाम लिया तो उनके टाइम पे तो बड़ा सपोर्ट किया गया और कहा कि हाँ जी हम बनाते हैं जिहादी और हम अफगानिस्तान भेज देते हैं और हम कश्मीर भेज देते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर अब लास्ट जैसे आप मुझे बताएं कि क्या इसका हल क्या है, अब डायलॉग होना चाहिए किस तरह से, या यही चलता रहेगा अगले 100 साल और यही चलता रहेगा? नहीं, डायलॉग ऑन व्हाट? जम्मू कश्मीर का एक्सेशन टू इंडिया, जम्मू कश्मीर का एक्सेशन टू इंडिया इज ए लीगल एक्सेशन। मतलब उस पर डायलॉग कैसे हो सकता है? ये प्रपोजल, जब मैं आपको बताता हूं, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वो प्लेबिसाइड पे होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अपोज किया, मुस्लिम लीग ने इसको अपोज किया, बोला नहीं ये राजा डिसाइड करेगा कि कहां जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था जूनागढ़ और हैदराबाद शायद पाकिस्तान के साथ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में मुस्लिम निजाम थे या नवाब थे, और जम्मू कश्मीर वो हथियार लेंगे। तो ये पाकिस्तान ने अपोज किया, मुस्लिम लीग ने अपोज किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किया, नहीं किंग द सोवरेन रूलर, द रूलर ऑफ दैट स्टेट विल डिसाइड कि कहां पे एक्सेशन होना है। उसके बाद अगर महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड करते हैं दैट ही विल एक्सीड टू इंडिया, तो स्टोरी इज ओवर, इट इज अ लीगल एक्सेशन। अगर आज बात होनी है पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही चीज को लेकर बात होनी है, वो बात होनी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर को कैसे वापस लाया जाए, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो कैसे वापस लाया जाए, और जो शहगाम वैली जो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर रखी है चाइना को, वो कैसे वापस लाया जाए। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं जो रेजोल्यूशन प्लेबिसाइड की बात होती है, मैं कहता हूं मैं सपोर्ट कर रहा हूं प्लेबिसाइड को, और मैंने कई बार कई चैनल्स में कहा है कि मैं प्लेबिसाइड को सपोर्ट करूं सब्जेक्ट टू पाकिस्तान मीटिंग द फर्स्ट कंडीशन। 4 कंडीशन में पहली कंडीशन पाकिस्तान को मीट करनी है सो दैट बैलेंस 3 कंडीशंस कैन बी मेट। पहली कंडीशन है पाकिस्तान हैज टू वेकेट ऑल द एरियाज अंडर इट्स ऑक्यूपेशन, इट हैज टू रिमूव इट्स सोल्जर्स, it has to remove the raiders, it has to remove any Pakistani national living in that area, और उसके बाद प्लेबिसाइड होगा। पाकिस्तान जब तक वो पहली कंडीशन मीट नहीं करता है, जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड हो ही नहीं सकता यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से। लेकिन सर अगर पाकिस्तान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? अगर पाकिस्तान नहीं मानता क्या करेंगे आप लोग? ये इसी तरीके से कौन बचता रहेगा? ये आप कह रहे हैं आजू जी कि हम झूठ बोलते रहेंगे, हम कंडीशंस मीट नहीं करेंगे, मगर हम हिंदुस्तान से उम्मीद करेंगे कि आप कंडीशंस मीट करिए। हम तो कंडीशन, मैं तो कह रहा हूं, मैं आई विल पब्लिकली सपोर्ट इन स्पाइट ऑफ मेनी पीपल विल कर्स मी फॉर व्हाट आई एम सेइंग, बट आई विल पब्लिकली सपोर्ट plebiscite in Jammu and Kashmir subject to Pakistan meeting the first condition. The first condition is
टू वेकेट द एरियाज अंडर इट्स ऑक्यूपेशन, उसके बाद ही बात हो सकती है। उसके बाद प्लेबिसाइट कराइए, जहां के लोग जम्मू कश्मीर के जाना चाहेंगे जाएंगे, इसमें सवाल ही नहीं, फिर बात ही नहीं होती। उसके बाद अगर प्लेबिसाइट होती है, रायशुमारी होती है, और जहां लोग जाना, यही सोल्यूशन है। और क्या सोल्यूशन आप बताइए? नहीं तो दूसरा सोल्यूशन है जंग है, हिंदुस्तान जंग करता है, पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर को वापस लेता है, लेकिन सर उसके बाद इस्लाम भी वैली एक को दूसरे वापस के लेता ऊपर है। शक तो रहेगा, एक दूसरे के ऊपर अगर नहीं, आप शक प्लेबिसाइट देखिए, करा भी दें, शक तो रहेगा। जब तक पाक जब तक पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी का जो आज डीप स्टेट है, जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो उनकी मोनोपोली है रूल पे, जो उनकी मोनोपोली है स्टेट में, जब तक वो एग्जिस्टेंस में है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। जब तक इन पंजाबी जनरल्स के खजाने भरते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। इमरान खान एर्डोगन के बहुत बड़े भक्त होंगे, बहुत बड़े दोस्त होंगे, बहुत बड़े फैन होंगे, मगर एर्डोगन ने जैसे टर्की आर्मी को कंट्रोल किया, जो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान आर्मी की तरह ऑपरेट करती थी, अगर इमरान खान अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ, वो आर्मी के साथ कर सकते हैं, तो ये हालात सुधरेंगे। नहीं तो जब तक पाकिस्तान आर्मी का वेस्टेड कंट्रोल रहेगा, पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल रहेगा, तब तक ये हालात नहीं सुधर सकते। दे विल कीप ऑन क्रिएटिंग द थ्रेट, saying India is threat to the Pakistan, India is threat to the concept of partition, India is a threat to the concept of Islamic nation, in spite of us clearly telling to the world in 1971 that we are not interested in the area which have gone away from India to Pakistan, जो हमने पार्टीशन में पाकिस्तान या बांग्लादेश को दे दिए थे। ये 71 में हम प्रूव कर चुके हैं। 51% लैंड एरिया था पूरे पाकिस्तान के, ईस्ट बंगाल 51%। उसके बावजूद हमने उस पर कोई नजर नहीं रखी। इनफैक्ट वी हैव इवन गिवन देम मोर एरियाज जो जरूरत थी बाउंड्री डिमार्केशन में। तो ये पाकिस्तान डीप स्टेट जब तक इसको रिजॉल्व नहीं करता है, आप पाकिस्तान डीप स्टेट को जब तक वीकन नहीं करते हैं, उसको डेमोक्रेसी के अंडर नहीं लाते हैं, आंसरेबल टू जुडिशरी नहीं, आंसरेबल टू एग्जीक्यूटिव नहीं लाते हैं, आंसरेबल टू जुडिशरी नहीं लाते हैं, तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला कभी नहीं सुधर सकता। तब तक ये, और जब तक ये पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, तब तक गजवाए हिंद की सोच रहेगी, और जब तक गजवाए हिंद की सोच रहेगी, तब तक ये टेररिज्म पनपता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जाके इस चीज का कोई ना कोई हल जरूर निकलना चाहिए। और क्योंकि आगे 100 साल हमने ऐसे नहीं गुजारने, अगले अगले 70-75 साल हमने ये सब कुछ नहीं देखना है। इसके लिए देखिए आजू जी, पाकिस्तान बड़ा कन्वीनियंटली कहता है कि कश्मीर में 2019 के बाद डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है। जहां तक मुझे पता कोई डेमोग्राफिक चेंज हुई नहीं है, और एक साल में डेमोग्राफिक चेंज हो भी नहीं सकती। आप बताइए 2018 का जो ऑर्डिनेंस आया है, जो ऑर्डर आया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जो प्रयास किया जा रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाया जाए जम्मू कश्मीर का, वो कौन सा कश्मीर के लोगों के लिए फेवर में है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में 47 में 96% शिया रहते थे। आज जो एथनिक पॉपुलेशन है गिलगिट बाल्टिस्तान की, वो 48% रह गई है, क्योंकि इतने पंजाबी आपने वहां भर दिए हैं कि जो एथनिक पॉपुलेशन है वहां की, वो आज माइनॉरिटी में चली गई है। ये पाकिस्तान को नहीं दिखता है कि उन्होंने चेंज कर दी है डेमोग्राफी गिलगिट बाल्टिस्तान की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 2010 में पहला मेडिकल कॉलेज खुला, पहला मेडिकल कॉलेज। 80% ऑफ स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं वो सब पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुजफ्फराबाद और कुछ एरिया को छोड़कर लाइट नहीं है। आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान से उम्मीद करते हैं कि डेमोग्राफी की चेंज ना हो। हिंदुस्तान में डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है। हमारे डोमिसाइल लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, 15 साल की रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो। पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, गिलगिट बाल्टिस्तान में है ये डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सवाल उठाना मुझे लगता है आज कश्मीरियों को, दोनों साइड की, हिंदुस्तान में रह रहे कश्मीरियों को और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को सवाल उठाना चाहिए पाकिस्तान से कि आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान से, मगर on development front Indian Jammu and Kashmir is much ahead. Jammu Kashmir is much ahead. Pakistan मकबूजा कश्मीर से multiple medical colleges हैं, multiple top level research institutes हैं, engineering colleges हैं, MBA colleges हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज है, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है मुझे जहां तक पता है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में तो एक अस्पताल है ढंग का, वो भी कौन चलाता है? वो भी आगा खान ट्रस्ट चलाता है। तो ये सवाल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को और मकबूजा कश्मीर में लोगों को अब पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान से सवाल बाद में करेंगे, पहले आप बताइए कि हमारे लिए क्या कर रखा है।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आप इधर की बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे हॉस्पिटल का होना या यूनिवर्सिटी का होना हमारी तरफ के कश्मीर में ये है प्रॉब्लम। और ये मैं नहीं कह रही सिर्फ, बल्कि जो कश्मीर के लोग यहाँ पर हैं, मेरी उनसे भी बात होती रहती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर जो है भारत के साथ हमें इस मसले को हल करना होगा, वरना इस तरह से नहीं चला जा सकता कि अगले 70-75 साल भी यही झगड़ा चलता रहे। और होना वो चाहिए जो कश्मीर के लोग चाहते हैं, ना कि गवर्नमेंट्स चाहती हैं। बहुत शुक्रिया सर। नहीं देखिए, आज आपने जो जी। होगा वही जो हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। 71 का हमने 71 में हमने चौरानवे नहीं सर, हजार दोनों तरफ के सैनिक कश्मीर छोड़े। के लोग जो चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ हम 71 में हमने 94,000 सोल्जर छोड़े। इन हम चाहते तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर मांग सकते थे, बट वी बिलीव्ड इन डायलॉग। बट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज बीन बैक टैकिंग ऑन डायलॉग, एंड टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ता तब तक बातचीत नहीं। बिल्कुल थैंक यू। सही, लेकिन फिर भी सर दोनों तरफ के जो कश्मीर के लोग हैं उनसे आई एम अगेन से कि उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।